वैसे तो मेरी रंगत बिल्कुल साफ सुथरी गोरी थी। नैन नक्श भी बड़े तीखे थे, लेकिन मैं दुबली पतली बहुत थी। बचपन से मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गली मोहल्लों में लड़कों के साथ ही खेलती हुई नजर आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए माँ बाप का लाड प्यार मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही था। मुझसे बड़ी दो बहनें थीं जो कि शादीशुदा थी। मेरा ज़्यादातर वक्त लड़कों के साथ ही गुजरता था, इसीलिए मेरा पहनना ओढ़ना भी वैसा ही था। मैं लड़कों की तरह पैंट शर्ट पहनती थी, सर पर हैट रखती थी। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल ये सब मेरे पसंदीदा खेल थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वक्त गुजरने लगा और मैं 16 साल की दहलीज पार कर चुकी थी। 16 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती घर पर बिठाना शुरू कर दिया। कहने लगी, लड़की हो तुम, घर पर रहा करो, शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती नजर आती हो। पाँव देखो तुम अपना, तुमने नंगे पाँव खेल खेल कर कितने पाँव बढ़ा लिए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे नाप की अब चप्पल भी मुझे मुश्किल से मिलेगी। मर्दों की चप्पल लाकर देनी पड़ेगी तुम्हें। मैं शुरू से ही लापरवाह सी थी। अम्मी की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती थी। माँ की डांट फटकार सुनने के बाद ही मेरा ध्यान बाहर खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की तरफ था। मैं मम्मी की मिन्नत समाजत की, बस ये आखिरी दफ़ा खेलने दे, लेकिन वह नहीं मानी। मेरा बाहर जाना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था। बस ये था कि मैं छत पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी, या बराबर वाले इमरान की छत पर जाकर उसकी अम्मी को शिकायतें लगा दिया करती थी कि अम्मी ने मुझे कैदी बनाकर रख दिया। मेरा उठना बैठना चाल ढाल सब लड़कों के जैसा था और मुझे देखकर मुस्कुराता, कोई बात नहीं, अब तुम बड़ी भी तो हो गई हो, घर पर रहा करो। इमरान मुझे उल्टा समझाने लगता। अक्सर मैं उसी से उसकी शर्ट लेकर पहना करती थी। बेशक मैं लड़कों से खेल कूद कर बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ बदतमीजी और बदलिहाजी करने की कोशिश नहीं की थी, और इसकी वजह शायद इमरान था, जो किसी मुहाफिज की तरह हर जगह पहुंच जाया करता था। अम्मी की बहुत से काम भी करवा दिया करता था, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। अब्बा बाहर के मुल्क में रहते थे, 6 महीने बाद ही आते थे। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन पूरी की, खाला ने मेरा रिश्ता मांग लिया। मैं 19 साल की थी जब लखनऊ से मेरी खाला ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने माँ से साफ कह दिया कि मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी। अम्मी कहने लगी, तुम्हारी जो करतूतें हैं ना, मैं तुम्हें गैरों में ब्याह कर जलील नहीं होना चाहती। अरे इतनी बड़ी हो गई हो, एक कप चाय बनाना नहीं आता। वो मेरी सगी बहन है और सगे ऐब छिपा लेते हैं, ये मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती थी। बहरहाल मेरी शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं था। अभी तक मेरा दिमाग बस खेल कूद में ही अटका रहता था। ये दिन बड़ी मुश्किल से मैंने अपने कमरे में काटे थे। आसमान पर पतंग उड़ती और कटती देखकर मैं सीधे दौड़कर छत की तरफ जाती, ताकि वो कटने वाली पतंग मैं पकड़ लूं। बहरहाल मेरी बारात लखनऊ से आई। दिन के वक्त मेरी शादी हुई। रात की ट्रेन से ही वापसी का सफ़र भी शुरू हो गया। दुल्हन बनी घूंघट में ट्रेन में बैठी बेहद बेजार हो रही थी। मेरा शौहर फरहान मुझे बार बार बड़े गौर से देख रहा था। खाला चूँकि लखनऊ में रहती थी, इसीलिए वहाँ पर मेरा आना जाना न होने के बराबर था। 4-5 साल बाद खाला अकेले ही हमारे यहाँ आती थी। हफ्ता 10 दिन रहकर वापस चली जाती थी। इसीलिए मुझे ना तो खाला के घर के माहौल के बारे में पता था, ना ही फरहान के बारे में। बेशक मेरा सारा बचपन लड़कों के साथ खेल कूद कर गुजरा था, लेकिन जिन नज़रों से फरहान मुझे देख रहा था, ये तो मुझे बहुत ही उलझन महसूस हो रही थी। वैसे उलझन कभी उन लड़कों से नहीं हुई थी जिनसे मैं बचपन से खेला करती थी। वह मेरे सामने वाली बर्थ पर ही बैठा था। एक तो मैं पहली बार ट्रेन का सफ़र कर रही थी, वह भी इस भारी भरकम दुल्हन के लिबास में। मैंने तो आज तक सलवार समीज़ भी कभी ढंग से नहीं पहनी थी। मेरा पैंट शर्ट ही पहनना अच्छा लगता था, और इस वक्त दुल्हन के लिबास में सख्त उलझन महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने 16-17 घंटे का ये सफ़र लिबास पहनकर काटा था। रात को सोने से पहले मैंने ज़ेवरात ज़रूर उतार दिए थे। लखनऊ पहुंचने के बाद मेरी खाला ने मुझे अपने मोहल्ले की एक लड़की से दोबारा से मेरा मेकअप ठीक करवाया था। मैं थकान से और नींद से बेहाल थी, क्योंकि ट्रेन में मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं हमेशा नींद की बड़ी पक्की थी। जब भी मुझे नींद आती, मैं चाहकर भी खुद को जगा नहीं पाती थी। इसीलिए अपने शौहर के कमरे में आने का इंतज़ार भी मैंने नहीं किया। तकिए पर सर रख कर सो गई। ना जाने रात के किस पहर मेरी आँख खुली। मैंने देखा फरहान सोफे पर तकिया रखे सो रहा था। ये देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी हुई। मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए था। बहरहाल मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो रात के 3 बज रहे थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी। जब से मैं आई थी बस नाश्ता
करके ही खाला ने मुझे कमरे में बिठा दिया था और मैं कमरे में आते ही लेट कर सो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी ताकि अपने खाने पीने का कुछ इंतज़ाम कर सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने बेड से नीचे पाँव रखा, ना जाने नीचे क्या था, मेरा पाँव स्लिप हो गया। मैं गिरते गिरते बची थी, लेकिन मेरे मुंह से चीख बरामद हुई। मैं फ़ौरन से संभल गई। गिरने से तो बच गई, लेकिन चीख की आवाज़ सुनकर फरहान की आंख ज़रूर खिल गई। मुझे जागता हुआ देखकर वो मुस्कुराता हुआ उठकर मेरे पास आ गया। अपना तकिया भी बेड पर रखा। बेशक मेरा कज़न था, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, हो गई तुम्हारी नींद पूरी? कितना जगाया मैंने तुम्हें? मैंने कहा, आई एम सॉरी, शायद सफ़र की वजह से बहुत थक गई थी, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। कहने लगा, हाँ मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें सोने दूँ। उसने गहरी सांस लेते हुए मुझे कनखियों से देखा। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ऐसा मुमकिन था, क्योंकि गहरी नींद में जब अम्मी मुझे उठाती थी तो मैं उन्हें भी ऐसे अल्फाज कहती थी। उस वक्त मुझे काफ़ी खफा-सी महसूस हो रही थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि कैसे फरहान से ये कहूँ कि मुझे भूख लगी है, लेकिन उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, बेशक तुम मेरी कज़न हो, लेकिन पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ। अम्मी ने जब मुझसे तुम्हारे लिए पूछा था तो मैंने अपना फ़ैसला अम्मा पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर ये सोचने लगा कि पता नहीं तुम कैसी होगी, लेकिन तुम खूबसूरत हो। ये कहकर उसने साइड टेबल के दराज से एक अंगूठी निकाली, मेरी उंगली में पहना दी। कुछ देर मेरी तारीफ़ करता रहा। मेरे लिए ये सब कुछ नया-नया और अनोखा सा था, क्योंकि अभी तक जिन लड़कों के साथ मैं खेला करती थी, वो मुझे लड़का ही समझा करते थे, कभी मुझसे ऐसी बातें नहीं की थी। इसीलिए फरहान के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनकर मुझे अच्छा लगा। कुछ उसका मेरे चेहरे को छूना और इस रोमांटिक अंदाज में बात करना, सब कुछ दिल फ़रेब सा लग रहा था कि अचानक से वो मेरे हाथ देखकर चुप सा हो गया। कहने लगा, तुम्हारे हाथ इतने मोटे और भद्दे से क्यों हैं? लड़कियों जैसे हाथ जैसी खूबसूरती क्यों नहीं है? उसने मेरे हाथों को छोड़ दिया। कहने लगा, मुझे लड़कियों में मर्दाना वजह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने हाथ गौर से देखे। शायद मुझे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ाने का शौक नहीं था, ना ही अपने हाथों की हिफाजत की थी। वह बेड से उठकर अलमारी के पास चला गया। अलमारी की लॉकर से उसने एक ब्लैक कलर का सूट मुझे थमाया। कहने लगा, जाओ इसे पहन कर आओ। मैं खुद उस भारी से लिबास से तंग आ चुकी थी, इसीलिए शुक्र किया, लेकिन जैसे ही वॉशरूम में जाकर उस लिबास को देखा तो वह बहुत ही खुला हुआ लिबास था, बड़ा ही बेबाक सा। मैंने शर्माते हुए पहन तो लिया था, लेकिन मैं पहली बार बेहद नर्वस हुई थी। मैं कमरे में आई तो सामने ही फरहान हाथ में परफ्यूम की शीशी पकड़े खुद पर स्प्रे कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया, मुझ पर स्प्रे करने लगा। कहने लगा, मुझे इस परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है। ये कहकर मुझे अपने पहलू से लगाए बेड पर ले आया। मुझसे प्यार भरी बातें करने लगा, लेकिन अचानक ही वो मुझसे एकदम पीछे हटा। उसके चेहरे के तासुरात भी एकदम बदले। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हुआ है। वह फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल गया। मैं काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वह वापस कमरे में नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे क्या हुआ है। कभी कुछ देर पहले तो बहुत खुश था, पता नहीं उसे क्या हुआ था। पूरी रात वह कमरे में नहीं आया। सुबह मैंने अपना लिबास बदला और कमरे से बाहर गई। मैंने देखा वह बाहर लॉन्च के सोफे पर सो रहा था। मुझे हैरत हुई कि वह कमरे के बजाय बाहर सोफे पर क्यों सो रहा था। मैं जैसे ही उसके पास आई, उसे उठाने लगी तो मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया। फिर तो जैसे ये सिलसिला ही शुरू हो गया। मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती, वो मुझसे दूर भागता, वजह भी नहीं बताता था। शायद शादी के बाद उसकी चंद मीठी बातों ने मेरी दुनिया बदल दी थी, लेकिन पता नहीं वह क्यों मुझसे कतराने लगा था। काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन उसका रवैया मुझसे नहीं बदला। एक बार मैं तंग आकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, फरहान, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं? वह कहने लगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। मैंने कहा, मैंने क्या किया है? ऐसा कहने लगा, तुम मर्दों जैसी दिखती हो, तुम्हारी चाल ढाल यहाँ तक कि हाथों की बनावट तक मर्दों जैसी है। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। शायद मैं ट्राउज़र और कुर्ता पहनती थी, क्योंकि मुझे शुरू से ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदत थी। इसीलिए मैंने अब अपने दहेज की फैंसी लिबास पहनने शुरू कर दी। उसकी खातिर मैंने खाला के साथ मिलकर उसकी पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया। उसके सारे काम भी अपने हाथों से करने लगी। उन 2 माह में मैंने खुद को अक्सर बदल के रख दिया। शायद फरहान का रवैया मुझसे ठीक हो जाए, लेकिन वह तो किसी पत्थर की तरह बन चुका था। रोज़ रात को देर से घर आता, सोफे पर लेट कर सो जाता। मैं उसकी
साथ रहना चाहती थी, उसकी मोहब्बत पाना चाहती थी। मैं जो पहले हर चीज़ से लापरवाह थी, अब फरहान की पसंद में ढलक अपनी शख्सियत तक खो बैठी थी। मैंने खुद को फरहान की पसंद में ढालने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी, लेकिन वह वैसा ही था, मुझसे अभी बात नहीं करता था। एक रात मैं सो रही थी, मुझे चिल्लाकर बात करने की आवाज़ आने लगी। उसी शोर से मेरी आँख खुली। खाला और फरहान में बहुत बहस हो रही थी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो खाला के कमरे की लाइट जल रही थी। उसी कमरे से बहस करने की आवाज़ आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए खाला के कमरे तक पहुंच गई, लेकिन जो बात फरहान और खाला के बीच हो रही थी, वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। फरहान खाला से कह रहा था कि वह दूसरी शादी करना चाहता है। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई थी। खाला कहने लगी, खबरदार जो तुमने ये अल्फाज भी अपनी ज़ुबान से निकाला तो। वह कहने लगा, मैं नज़्मा के साथ नहीं रह सकता। खाला कहने लगी, क्यों? ऐसा कौन सा ऐब है उस बच्ची में? तुम्हारी खातिर उसने खुद को बदल के रख दिया। खाना बनाती है, तुम्हारे सारे काम करती है, पूरे घर को उसने संभाल लिया है, और एक तुम हो कि नाशुक्र पर शुक्र किया जा रहे हो। वो कहने लगा, अम्मा मैं आपको नहीं बता सकता कि उसमें क्या खामी है। मैं क्या उसके साथ कोई भी मर्द ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसीलिए मैं उसके साथ नहीं रह सकता। जब वह बाहर आया तो मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या है? तो वह कहने लगा, मुझे तुम्हें छूने से भी कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। मेरा दिल तुम्हारे पास आने को नहीं चाहता। तुम्हें देखकर मेरा जी मचलने लगता है। तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो उसकी बातें सुनकर बेजान सी होकर बैठ गई। औरत की इससे बड़ी शायद कोई बेइज्जती ना हो। जो अल्फाज मैंने फरहान से सुनी थी, जो खामी उसने मुझ में बताई थी, उसमें मेरा कोई इख्तियार ना था। उसने जो ऐब मुझ पर लगाए थे, मैं रोती रही, सारी रात रोती रही। अगले रोज़ मेरी खाला ने मुझसे कहा कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम मायके नहीं गई हो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ। मैंने कहा, खाला अगर मैं यहाँ से चली गई तो फरहान दूसरी शादी कर लेंगे। ये सुनकर खाला कहने लगी कि मैं उसे समझाऊंगी। तुम उसका हर काम वक्त पर करते रही हो, इसीलिए उसे तुम्हारी कदर नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं होगी तो वह खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा, फिर उसे तुम्हारी कदर होगी। मुझे खाला की बात ठीक लगी। मैं वापस अपने घर चली गई। मैं पूरे 6 माह बाद अपने घर आई थी, मुकम्मल बदल चुकी थी। जब मैं घर आई तो अपनी अम्मी के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी समझी मैं उदास हूँ इसीलिए रो रही हूँ। अभी मुझे एक एक घंटा ही हुआ था जब मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए, लेकिन आज मैं उनसे फासला रखकर मिल रही थी क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी। उन्हीं लड़कों में एक लड़का इमरान भी था। मेरी सबसे ज़्यादा उसी से दोस्ती थी। वह भी मुझसे मिलने आया। मैं बज़ाहिर सबसे हँस-हँस कर बातें कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में मुझे फ़हद की फ़िक्र सताए जा रही थी। सब मुझसे बातों में मसरूफ़ थे, बस एक वह था जो चुपचाप और एकटक मुझे देखे जा रहा था। जब सब चले गए तो वह मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है नज़्मा, इतनी उदास क्यों हो? मैंने कहा, नहीं तो, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए मेरा लहज़ा ना चाहते हुए भी नम हुआ और मेरे चेहरे को, मेरी आंखों को बड़ी गौर से देख रहा था। कहने लगा, हाँ नज़र आ रही है मुझे तुम्हारी खुशी। बचपन साथ गुजारा है हमने, साथ खेले हैं, साथ हंसे हैं और साथ रोए भी है, इसीलिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कुछ कहा है तो बस इमरान को एक इशारा कर दो, फिर देखना साले को कैसे ठीक करता हूँ। उसने अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए मुझसे कहा। मैंने कहा, तमीज़ से बात करो, तुम्हारा बहनोई है वो। कहने लगा, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने का सबब बनेगा तो छोड़ूंगा नहीं उसे। मैंने कहा, नहीं इमरान वो बहुत अच्छा है। अब मैं उसे क्या बताती। मेरी दोस्ती इमरान की बहन से भी बहुत थी। वह शादीशुदा थी, आजकल मायके रहने आई हुई थी, इसीलिए सोचा कि जाकर उससे इस मसले का हल पूछती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दे। मैं अगले ही रोज़ इमरान के घर चली गई। इमरान अब अपने अब्बू के साथ दुकान संभालने लगा था, इसलिए शाम को ही घर लौटता था। मैं दोपहर के वक्त उसके घर गई थी, क्योंकि अगर इमरान घर पर होता तो मेरे सर पर ही मंडराता रहता। मुझे देखकर उसकी बहन बहुत खुश हुई, मुझसे मेरी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछने लगी। मैंने उससे कहा कि फरहान बहुत अच्छा इंसान है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर बातों ही बातों में उससे झिझकते हुए ये सवाल भी पूछ लिया जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला बन गया था, और मुझसे कहने लगी कि वो मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाएगी जो इस चीज़ का इलाज करती है। मैं ये सुनकर खुश हो गई। मैं चाहती थी कि बिना किसी से कुछ कहे मेरा मसला हल हो जाए, इसीलिए मैं अगले ही रोज़ निज़हत के साथ उस लेडी डॉक्टर के पास चली गई। उसने मुझे मेडिसिन दी और अच्छी खुराक खाने के लिए भी कहने लगी। मैं घर वापस आई तो फ़ोन पर अम्मी खाला से ही बात कर रही थी। मैंने अम्मी से फ़ोन ले लिया।
खुद खाला से बात करने लगी, उनसे फरहान के बारे में पूछने लगी। वह कहने लगी, मैं रोज़ उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे मना लूँगी। तुम बस अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखो। मैं बहुत परेशान थी। लेडी डॉक्टर ने जो मेडिसिन मुझे दी थी, वो मुझे खाना खाने के बाद खानी थी, लेकिन खाला से बात करने के बाद तो जैसे मेरी भूख ही ख़त्म हो गई। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद फरहान को मेरी कमी महसूस हुई होगी, वह मुझे याद करता होगा, लेकिन वह तो अब भी वैसा ही था। मैंने बस चंद निवाले खाए और अपनी मेडिसिन खा ली। उसे खाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, सीने में दर्द की टीस उठने लगी। मुझे शायद ये मेरे मसले का हल है। मैं रेगुलर वह दवा खाने लगी, जिसे खाते ही मेरे पसीने छूटने लग जाते, मुझे घबराहट होने लगती। लेकिन फरहान की खातिर मैं ये भी कर रही थी। एक बार मेरे नंबर पर फरहान की कॉल आ रही थी। जब से मैं अपने घर आई थी, फरहान की पहली बार आज कॉल आई थी। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठा लिया। मुझे लगा वह मुझे याद कर रहा होगा, इसीलिए उसने मुझे फ़ोन किया है। वह कहने लगा, तुम जो खेल मेरे साथ खेल रही हो ना, अच्छा नहीं कर रही हो। मेरी माँ मुझे तुम्हारी वजह से जायदाद से अलग कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं तुम जैसी लड़की में मेरी माँ ने क्या देखा है। तुमने मेरी माँ पर जादू कर दिया है। उसे सारे जहान की खूबियाँ बस तुम में नज़र आती है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो अपना इलाज करवाओ। मैं तुम्हें बस 15 दिन दे रहा हूँ, वरना तलाक भेज दूंगा। चाहे मेरी माँ मुझे इसके बाद घर से बेदखल कर दे, लेकिन तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं सुनकर रोने लगी। बार बार फरहान फरहान कह रही थी, मेरे साथ ये जुल्म मत करना। जैसे ही फ़ोन बंद करके पलटी, तो इमरान पीछे हाथ बांधे खड़ा था। उसे देखकर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। वह उसे कहने लगा, तुम्हारे शौहर का फ़ोन था ना? मैंने कहा, हाँ। कहने लगा, शौहर का फ़ोन था। क्या कह रहा था वो? रो क्यों रही हो? काफ़ी संजीदगी से मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, तुमसे मतलब? तुम क्यों हर वक्त मेरे पीछे चोरों की तरह खड़े रहते हो? बिना बताए कहीं भी आ जाते हो। तुम होते कौन हो मेरे कमरे में आने वाले, मेरी बात सुनने वाले? निकलो यहाँ से बाहर। मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने बड़ी सख्ती से बात की। वह कहने लगा, यूँ गुस्सा दिखाकर तुम मुझसे छिपा नहीं सकती। मुझे अंदाज़ा है तुम्हारे शौहर का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा, ये हम मियाँ बीवी का आपस का मामला है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैंने उसे धक्के देते हुए अपने कमरे से बाहर निकाल दिया, कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। सामने रखी अपनी मेडिसिन देखकर मुझे फरहान की बात याद आने लगी। मैंने 2 मेडिसिन निकाली और एक साथ खा ली। मैं चाहती थी मेरा मसला जल्द जल्द हल हो जाए, ताकि मेरा घर टूटने से बच सके। लेकिन वह मेडिसिन खाते ही मुझ पर इस कदर घबराहट तारी हुई कि उल्टियाँ शुरू हो गई। मेरी हालत बिगड़ने लगी। अम्मी मुझे देखकर परेशान हो गई। मेरे पिताजी मुल्क के बाहर होते थे, बाकी सब बहनें अपने घर थी, इसीलिए अम्मी ने इमरान को ही बुलाया था। उसी के साथ मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। 3 दिन तक मैं जो खाती मुझे हज़म ही नहीं हो रहा था। लेडी डॉक्टर ने जब मेरी मेडिसिन देखी तो कहने लगी कि ये मेडिसिन बहुत तेज़ है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। ये आपके गुर्दे फ़ेल कर सकती है, इसीलिए दवाइयाँ और ऐसे जॉली डॉक्टर के पास जाकर अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। तो वह मुझसे उस मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह पूछने लगी। मैंने रोते हुए सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर कहने लगी कि ये सब अल्लाह के इख्तियार में है, इंसान के नहीं। अक्सर लड़कियों को ये मसला होता है, लेकिन जो मर्द का ज़र्फ़ नहीं होता वो उनसे ऐसी बातें नहीं करते। वक्त के साथ साथ ये मसला खुद ही हल हो जाता है, और आप इतनी बुरी भी नहीं लगती। यकीनन आपका शौहर कहता है तो या तो वो दिमागी हालत से कमज़ोर है या घटिया सोच का मालिक है। मेरी माँ भी वही मौजूद थी। ये बातें सुनकर माथे पर बल डाले सर झुकाए बैठी थी। घर आते ही इमरान ने मेरी माँ को मेरी मेडिसिन किस तरह से इस्तेमाल करनी है ये समझाया और वापस चला गया। मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं रोने लगी। मैंने अम्मी से कहा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप हमेशा मुझे कहती कि तुम्हें घर बसाने का ढंग नहीं आता, लेकिन सच कहती हूँ अम्मी, मैंने अपने आप को फरहान की खातिर बदल के रख दिया, सारे काम सीख लिए। आप बेशक खाला से पूछ ले, लेकिन वह फिर भी मुझे कहता है कि उसे मुझसे घिन आती है। मेरी गुर्बत से उसका जी मचलता है। ये बातें औरत की रूह को घायल करके रख देती है। लेकिन मैंने ये सब सुनकर भी यही चाहा कि उसकी दिल में मेरी जगह बन जाए, वह मुझे तलाक न दे, मुझ पर तलाक के नाम का दाग न लगाए। मैं रोए जा रही थी। अम्मी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अगले रोज़
میری ماں نے میری خالہ سے بات کی، وہ خود پریشان تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے نظمہ کی زندگی خراب ہو گئی۔ میرا بیٹا ایک طوائف کی محبت میں گرفتار تھا، اس کے ساتھ گناہ بھی کرتا تھا۔ میں نے اسے اپنی قسم دے کر نجمہ سے شادی کروا دی، لیکن اسے اس بازارو عورت کی عادت پڑ چکی ہے، اسی لیے گھر کی شریف لڑکی میں جب وہ ایسی ادائیں نظر نہیں آتی تو اس نے نجمہ میں عیب نکالنے شروع کر دیے۔ میری ماں نے میرے پاپا کو بھی بلا لیا، انہوں نے خود مجھے خلا دلوا دی، کہنے لگے وہ شخص میری بیٹی کے قابل نہیں تھا، لیکن میرا مرد ذات سے اعتبار اٹھ گیا۔ میری عدت پوری ہوتے ہی نزہت اور اس کی والد میرے لیے عمران کا رشتہ لے کر آئے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ ایک مرد سے بڑی گہری چوٹ کھائی تھی، اسی لیے کسی دوسرے پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ نزہت نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ عمران ایسا نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ مایوس ہو کر واپس جا چکے تھے۔ چند دن بعد میں صحن میں بیٹھی تھی جب ایک بال آ کر صحن میں گری۔ باہر لڑکوں کا شور ہونے لگا، دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے بال اٹھا لی، دروازہ کھول کر اپنا بال والا ہاتھ ہی باہر نکالا تھا۔ مجھے لگا بال لینے کے لیے دروازہ بجایا گیا ہے، لیکن کسی نے بال کے بجائے میرا ہاتھ پکڑا۔ بال میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو سامنے عمران کھڑا تھا، میرا ہاتھ بھی پکڑ رکھا تھا۔ وہ شاید گھر کے اندر آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے دروازہ پورا نہیں کھولا۔ میں نے کہا عمران میرا ہاتھ چھوڑو، کہنے لگا انکار کیوں کیا تم نے؟ میں نے کہا یہ میری زندگی ہے، میری مرضی۔ وہ دروازے کو ڈھکیل کر اندر آ گیا، کہنے لگا برائی کیا ہے مجھ میں، انکار کی وجہ بتاؤ نظمہ۔ میں نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ پوچھنے لگا کیوں؟ بہت محبت ہے اس کمینے انسان سے جو اس کی یاد میں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو۔ وہ میری آنکھوں میں غصے سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں ہے مجھے کسی سے بھی محبت، سمجھے، مردوں سے ہی نفرت ہو گئی ہے مجھے اپنی زندگی میں کسی مرد کو شامل نہیں کرنا۔ وہ کہنے لگا اس شخص کی وجہ سے تم یہ چاہتی ہو، جھوٹے بہانے بنا رہی ہو۔ مجھ سے آج بھی فرحان تمہیں عزیز ہے، تبھی انکار کیا ہے تم نے، ورنہ اپنی ماں کے آنسو تمہیں نظر آ جاتے، اپنے باپ کی جھکی ہوئی کمر اور نظریں تمہیں نظر آ جاتی، جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا گھر بس جائے، لیکن تمہیں صرف فرحان عزیز ہے، اس کے غم میں اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا مجھے نہیں ہے فرحان سے محبت، کیوں سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ کہنے لگا ٹھیک ہے پھر اس بات کا ثبوت دو مجھے، میں اسی جمعے تم سے نکاح کرنے آ رہا ہوں۔ اگر تم نے مجھ سے نکاح کر لیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہیں فرحان سے نفرت ہے، اپنے لیے نہ صحیح اپنے بوڑھے ماں باپ کی خوشی کے لیے تمہیں مجھے قبول کر لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ میں رونے لگی، میں نے واقعی اپنے ماتا پتا کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا، جو میرے غم میں گھلنے لگے تھے۔ میں نے اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں کیا، چپ چاپ عمران سے نکاح کر لیا۔ لیکن جب وہ کمرے میں آیا تو مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں وہ بھی میری انہی الفاظ سے تزل نہ کرے جیسے فرحان نے کی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے پاس بیٹھا میں بدحواس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا نظمہ ہر شخص کم ظرف نہیں ہوتا، بچپن سے تم مجھے جانتی ہو، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہارے ان عیبوں کو تم پر جتاؤں گا جن پر تمہارا اختیار ہی نہیں ہے؟ زندگی انسان کے ساتھ گزاری جاتی ہے، اس کے ظاہر کے ساتھ نہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسے یہ سب کیسے پتا، وہ ہر بات کی طرح میرے کیسے جان جاتا تھا۔ ابھی بھی میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا کہ لیڈی ڈاکٹر کی ساری باتیں میں سن چکا تھا، اور وہ بھی جو تم نے لیڈی ڈاکٹر کو بتایا تھا، تمہارے ابو اور امی سے بھی کہہ چکا تھا کہ ایسے کم ظرف انسان سے نظمہ کو خلا دلوا دو، میں اسے اپنانا چاہتا ہوں، اسی لیے بھول جاؤ وہ سب جو ہو چکا ہے، بس یہ یاد رکھو کہ تم سے بچپن سے محبت کرتا ہوں۔ جن دنوں تمہاری شادی تمہارے کزن سے ہوئی تھی میں دوسرے شہر میں تھا، مجھے اس بات کی خبر بعد میں ہوئی، ورنہ کبھی تمہاری شادی وہاں نہیں ہونے دیتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، شاید یہی اصل محبت تھی جس میں انسان دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا۔ آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ دوستو امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔